हेलो दोस्तों। तो यह रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल है। चलिए मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि जीएस पेपर से रिलेटेड हैं। और ये 40 मार्क्स के जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई थर्ड में, जो एग्ज़ाम आपको पता है कि मार्च में जो एग्ज़ाम हुई थी वो जो कैंसिल हो गई थी, उस एग्ज़ाम में पूछे गए थे ये आपको जीएस के 40 पेपर। आज हम लोग उस 40 पेपर को देखने वाले हैं। तो यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें और आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हम सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। देखते हैं किस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ थंबनेल में आपको जीएस पेपर 40 मार्क्स का है। ये कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपको दिया जाएगा। इसमें टीआरई थर्ड प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस मैं प्रूफ बाय प्रूफ दिखाऊंगा सारे क्वेश्चंस। और सारे क्वेश्चंस लगभग जो है आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही पूछे गए थे। मुख्य रूप से ज़्यादा वेटेज एससीईआरटी का ही रखे तो बेटर है। बस थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह ज़्यादा है एससीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी अच्छी बुक है, सेलेक्टेड बुक है। मगर कह सकते हैं कि एससीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको बिहार से रिलेटेड, बिहार से जुड़े हुए क्वेश्चंस एससीईआरटी से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में आपको कम देखने को मिलेगा बिहार से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये जीएस पेपर है, पेपर 2 का, जो कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन से ही लिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको है, हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को उनकी चुनावी जीत पर, मतलब लाई चिंगते जो है ये ताइवान के आपके नए राष्ट्रपति बने हैं, है ना। नए राष्ट्रपति है लाई चिंगते और इसे राष्ट्रपति बनाए गए। इसकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने, मतलब जीत पर बधाई भी दिया, और किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को, इसके बाद फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को, है ना, आग से न खेलने की चेतावनी दी है। तो यह चीन देश की सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है ना, ये आप करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस, यानी दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। तो इसके जो है संस्थापक आपको क्लास श्रॉफ थे। कौन थे? क्लास श्रॉफ, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लास श्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, भारत में निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लागू किया? तो यूपीआई लागू करने वाला भारत बहुत सारे देशों में लागू किया। उसमें मॉरिशस भी आ जाएगा आपको, और श्रीलंका भी आएगा, और मालदीव, तीनों में यूपीआई लॉन्च किया। मतलब उपयुक्त में एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं। इसके बाद है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को यूसीसी, मतलब विधानसभा में समान नागरिक संहिता जिसको कहते हैं, यूसीसी लागू किया? यह कौन सा राज्य है जो कि भारत का उन्होंने ये लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो वो आपको ना तो हिमाचल प्रदेश होगा, ना ही आपको राजस्थान होगा, ना ही कर्नाटक होगा। ये इसमें आपको उत्तराखंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड आपका इसका आंसर देखने को मिलेगा। ओके, ये उत्तराखंड हो जाएगी। नेक्स्ट देख सकते हैं, 14 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ये CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत में दवा द्वारा नियामक अनुमोदित किया गया है। थोड़ा सा ये कट गया, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, CAR-T, मतलब CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए इसमें अग्रणी उपचार है? तो यह जो CAR-T सेल थेरेपी है, यह आपको याद रखना है, कैंसर के रोगों से रिलेटेड है। ये कैंसर रोग के उपचार के लिए आपको यह दिया गया है। किस रोग के लिए? तो कैंसर रोग के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अगले स्लाइड पर हम लोग चलेंगे। देख सकते हैं 36 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए। ब्रिटिश गिटार वादक, जो कि अंग्रेज गिटार वादक का नाम बताइए, जिसने कि जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ 30 मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत का एल्बम के लिए 2024 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। 2024 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जो है ना जॉन मैकलिंगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन मैकलिंगन। यह एक ब्रिटिश हैं जिन्होंने कि जीता, जॉन मैकलिंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था? आपको पता होना चाहिए के पाठक के नेतृत्व में मिशन दक्ष शुरू किया गया था और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए इसे शुरू किया गया।
तो अगली बात करेंगे उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता का विरासत स्थल में शामिल किया गया है, इसे BHS बोलते हैं, BHS तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कर सकते हैं, BHS का फुल फॉर्म घोषित किया गया। किस ज़िले में स्थित है? तो ये आपको कोरापुट में स्थित है। कहाँ है? तो कोरापुट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन। ये आपको बाल्टेरो क्या है? तो देख सकते हैं बाल्टेरो हिमनद कहाँ अवस्थित है? तो बाल्टेरो एक प्रकार ग्लेशियर है जो कि काराकोरम श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा बाल्टेरो, है ना। यहाँ पे हिस्पर, नुब्रा, सिलचर, ये सब जो है बहुत सारे यहाँ पे आपको हिमनद देखने को मिलेंगे। केंद्रीय उच्चभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो केंद्रीय उच्चभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से उपयुक्त में से आपको एक से अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अरावली से घिरा हुआ भाग भी आएगा और दक्कन का पठार भाग भी आएगा, इसका पश्चिमी वाला भाग मालवा का पठार भी आएगा। ये सब जो है केंद्रीय उच्चभूमि का भाग कहलाता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अगली स्लाइड में। हाँ सॉरी, ये देख सकते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में, 41 नंबर प्रश्न में कहा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उथली झील है? उथली झील कौन सी है? तो आपको खारी झील जो है, यह एक उथली झील है। कौन सी झील? खारी झील। खारी झील एक उथली झील है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में कौन सा जीवोम या बायोम चेपरेल के नाम से प्रसिद्ध है या चेपरेल के रूप में जाना जाता है? तो ये इसका आंसर आपको हो जाएगा भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। कौन सा? भूमध्य सागरीय झाड़ी वन, जो कि चेपरेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं आपको, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो फान जो होता है यह क्या? फान एक आपको गर्म स्थलीय पवन है। कौन सा पवन है? गर्म स्थानीय पवन। इसके बाद आपको चीनूक जो है, चीनूक एक बर्फ़ वाली, मतलब बर्फ़ वाली हवा को चीनूक कहा जाता है। बर्फ़ वाली हवा को चीनूक कहा जाता है। सॉरी, ये आपको पहला हो जाएगा, थोड़ा सा मिला देता हूँ। ये फान हो गया आपको गर्म हवा, जबकि चीनूक आपको हो जाएगा बर्फ़ वाली हवा। ये उसके बाद मिस्ट्रल आपको हो जाएगा, ये तो घाटी हवा, तो आपको ये दैनिक हवा कहते हैं। मिस्ट्रल आपको हो जाएगा ठंडी स्थानीय हवा। इस टाइप से आपका जो है A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1 है। ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं टप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। टप किससे संबंधित है? तो टप जो है आपको जो है ना, ज्वालामुखी से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, उसमें एक टप नाम का पदार्थ भी, ज्वालामुखी राख को ही टप भी कहा जाता है। और इससे छोटे छोटे बुलडोजर, पत्थर, वो सब भी निकलते हैं, है ना। धुआं भी निकलते हैं, तो धुआं जाली निकलते हैं। इस टाइप के ये जो ज्वालामुखी क्रिया में ये सब सारे पदार्थ निकलते हैं अंदर से। इसके बाद है अनादिवासी बस्ती। अनादिवासी बस्तियाँ किस नाम से जानी जाती है? अनादिवासी बस्तियों को अनौपचारिक बस्ती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अनौपचारिक नाम से। नेक्स्ट मरुद्भिद, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। मरुद्भिद जो है आपको मरुद्भिद से नाम से क्लियर है कि मरुस्थलीय वन से रिलेटेड है। मरुद्भिद निम्नलिखित किस वन में पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वन में। ठीक है। तो नेक्स्ट आपको जो है अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे 41 नंबर में, और ये तो आपको सेम क्वेश्चन आ गया, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें कौन सी झील थी? ये खारी झील थी। दूसरा आपको ये भूमध्य सागरीय वन, और ये तो हम लोग बात कर चुके हैं। और टैप ये ज्वालामुखी राख है। अनाधिकृत बस्ती में आपको अनौपचारिक बस्ती में। ओके, चलिए 47 नंबर से हम लोग देखते हैं सवाल को। 47 नंबर में क्या कहता है? तो 1857 के विद्रोह के मध्य में नाना साहब ने अपने आप को मुग़ल सम्राट घोषित किया। तो अपने आप को मुग़ल सम्राट का क्या घोषित किया? तो ये पेशवा घोषित किया था। क्या किया था? पेशवा। ये सब एनसीईआरटी में है, आपको एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं आपको, किसने गलती से लेफ्टिनेंट एमर्स की हत्या कर दी? तो आपको पता होना चाहिए कि ये खुदीराम बोस। इसमें तो ये बोला जा रहा है कि गलती से लेफ्टिनेंट एयरहर्स्ट की हत्या कर दी। यह आपको दामोदर एवं बालकृष्ण ने यह गलती से लेफ्टिनेंट एयरहर्स्ट की हत्या कर दी, है ना। यह लेफ्टिनेंट एयरहर्स्ट जो कि आपको सैंडर्स की हत्या करने गए थे, और लेफ्टिनेंट एयरहर्स्ट की ही हत्या कर दिया, क्योंकि उस समय में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, साइमन कमीशन जिस समय आया था उसमें लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी।
तो सैंडर्स की हत्या करने के लिए गया था, जिसमें कि आपको अरेस्ट की ही हत्या करके आ गया ये दोनों। ठीक है। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई? तो सैफुद्दीन किचलू को गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई। किसको? सैफुद्दीन किचलू को। नेक्स्ट देख सकते हैं 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एच.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया? तो वो सिंगापुर। कहाँ पे? सिंगापुर में। यानी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देख सकते हैं आप 51 नंबर का क्वेश्चन में आपको बिहार का किस क्षेत्र में बिहार की राजस्व वसूली धरना प्रदर्शन के कारण कमी? 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण 30 लाख की कमी हुई। कितनी कमी हुई? 30 लाख की कमी हुई। उसके बाद ये जो है धरना प्रदर्शन के कारण राजस्व वसूली में जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके कारण 30 लाख की कमी हुई। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ता की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो यह न्यूचेल से ट्रांसफर तक। कहाँ तक? न्यूचेल से ट्रांसफर तक। ये एनसीईआरटी में छोटा सा बॉक्स बना के दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें एनसीईआरटी के पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा 10th क्लास के एनसीईआरटी में। इसके बाद आप देख सकते हैं 1859 में भारतीय 1859 में भारतीय उत्प्रास अधिनियम ने निर्धारित किया था। क्या निर्धारित किया था? यह निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की इजाज़त नहीं थी, उसको अनुमति नहीं थी। बिना अनुमति के वो चाय बागान नहीं छोड़ सकते थे। इसके बाद देहरादून इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च 1906 में इसे की स्थापना की गई। देहरादून ऑफ इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद आपको मैथ के सवाल आ जाएंगे, देख सकते हैं। आपको ये मैथ के सवाल हैं, सवाल को आप बना सकते हैं मैथ के सवाल, ठीक ना। मैथ में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल सब था, इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको देख सकते हैं 3/2 का पावर आपको 2 दिया हुआ है एंड 2/3 का पावर -4 दिया हुआ है और x का पावर -2 का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें से तो कोई नहीं आएगा, आपको 2/3 का पावर 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/3 का पावर 12 आ जाएगा। तो इसमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको 1000, ये क्वेश्चन बहुत आसान मैथ में दिया गया था। 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? तो इसमें भी आपको जो है ना यहाँ पे आंसर आपको उपयुक्त में से कोई नहीं आ जाएगा। मतलब ऑप्शन सारा जो है ना एकदम कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन सब दिया हुआ था, लेकिन जो जानता था तो सही बनाया। एक नियमित बहुभुज के जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो जिसकी भुजाओं की संख्या है। इसकी भुजाओं की संख्या कितने? आप जानते हैं कि त्रिभुज के जो बहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या कितने? θ/360 होता है। तो θ/360 थीटा का मान 45 डिग्री दिया, 45/360 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8, आंसर 8। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं। चलिए, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। 480 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने पर के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए? तो इसे 6 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया जाएगा। कितना? 6 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे तो आपको 6 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ये आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसे सॉल्व बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर, ये तो हो गया। हाँ, इसी संख्या का 4 गुना 60 से, इस संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है। इस सवाल का आंसर आपको 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा अगर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपका, ये एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत के विमाई निकालें। तो इसका भी आंसर आप निकालेंगे तो आपको उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन मिलता ही नहीं, एक मिलता है दूसरा नहीं मिलता है। तो आप ये सब फार्मूलाज आराम से निकाल सकते हैं, फार्मूला तो आप जानते ही होंगे और इसको सॉल्व करेंगे। नहीं तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ये सारे को एक्सप्लेनेशन करूँगा, एक्सप्लेन से इसको डिस्कस करूँगा अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट 61 नंबर में, एक बैग में आपको जो है 187 रुपीज़ है टोटल और 1 रुपये के 50 पैसे के और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है, जिसका
कुल अनुपात आपको 3:4:5 के अनुपात में, 3:4:5 के अनुपात में है। इसका आंसर आपको आ जाएगा ये 102, 136, 170, इस टाइप से आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आपको, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो आपको क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो ये 96 हो जाएगा आपको कितना क्षेत्रफल, क्योंकि इसका तो आपको ये फॉर्मूला जानते हैं 40 + 40 + 40 × 40 / 100 अगर करेंगे तो 80 + 6 96, 96% आपका आ जाएगा, ये अगर फॉर्मूला आप जानते हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं मैं मुख्य क्वेश्चन से जियो स्टेशनरी उपग्रह के बारे में। तो जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः कितनी ऊंचाई पे होती है, तो ये 35,000 मीटर की ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी उपग्रह होती है ना। जहाँ तक ध्रुवीय उपग्रह की बात करें 700 से 900 मीटर की ऊंचाई होती है, 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई होती है ध्रुवीय उपग्रह की, जबकि जियो स्टेशनरी उपग्रह की ऊंचाई 35,000 किलोमीटर तक होती है, सबसे अधिक ऊंचाई पर। किसी भी परिपथ में कौन सा विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये IR² जो है विद्युत परिपथ पावर को प्रदर्शित नहीं करता, बाकी ये दोनों आपको इसका प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं साबुन में का उपजात, साबुन का उपजात यानी साबुन का नाम कह सकते हैं आप। तो साबुन का उपजात क्या है, तो उसका उपजात है ग्लिसरॉल, क्या है, ग्लिसरॉल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ठीक है, ये हमारा लास्ट पेपर है और इसमें देख सकते हैं आप, ये आपका है प्रतिदीप ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो प्रतिदीप ट्यूब में प्रायः जो है ना मरकरी वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग होता है, मरकरी वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं रक्त में कौन सा तरल पदार्थ का तरल माध्यम होता है, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, तो ये आपको प्लाविका यानी प्लाज्मा का जो है ये तरल माध्यम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं। तो पाचन के बाद प्रोटीन जो होते हैं आपको ये एमिनो एसिड में परिवर्तित होते हैं, किसमें हो जाते हैं, एमिनो एसिड में। इसके बाद क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है। तो ओजोन मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होते हैं, विनिष्ट होते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल्स। इसके बाद इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में, इकोसिस्टम में आपको बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं, तो ये घटक के रूप में क्रियाशील होते हैं। इस प्रकार ये आपको जो है ना 40 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए GS पेपर का, जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी इसके ज्योग्राफी और हिस्ट्री के पेपर को मैं जल्द ही लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच। तो आप लोग इस वीडियो को से अगर आप लोग भी लाभ उठा रहे हैं तो ज़रूर आप लोग जो है लाइक और कमेंट करें। बाकी के लिए बने रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।